Hello students, वेलकम फॉर द अनदर सेशन। और इसमें हम ले रहे हैं आज आपका क्लास 11th का टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो टॉपिक है आपका बहुत जूनियर क्लासेस से जैसे हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बेसिक आइडिया सबको मालूम है। लेकिन इस क्लास 11th के जो टॉपिक है इसमें जो हमने अब तक पढ़ा है उसका एक्सटेंशन है। सभी कंपोनेंट्स की हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, गट की हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम एलिमेंट्री कैनाल की हार्मोनल कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले एंड इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेसन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लेसन में हम बेसिकली हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड एंड वाटर। एंड हमको मालूम है ये फूड हमको किस चीज़ के लिए चाहिए। फूड हमको चाहिए फॉर एनर्जी। डायरेक्टली फूड ब्रेक डाउन होगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस से और हमको एनर्जी देगा। दूसरा, फूड की ब्रेकडाउन से जो हमको ऑर्गेनिक मैटर मिलता है वो ग्रोथ और बॉडी के टिश्यूज और सेल्स को रिपेयर करने के काम आता है। तो फूड की दो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी के लिए और हमारी बॉडी को ऑर्गेनिक मैटर को प्रोवाइड करने के लिए। वाटर किस किस काम के लिए यूज होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए और हमको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। फूड हमें किस फॉर्म में मिलता है? फूड हमको मिलता है, जो आपको 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड मालूम है आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स जो कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी को ये ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो ये फूड का बनता है मेजर कंपोनेंट। उसी तरीके की अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें तो हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, इसीलिए हम इनको माइनर कंपोनेंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो मेजर कंपोनेंट आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और माइनर कंपोनेंट्स आपके हो गए विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई फूड की, कि फूड हमें मिल गया। अब इस फूड से हमें लेनी है एनर्जी, यानी कि हमने इस फूड का अब यूटिलाइजेशन करना है, इस फूड को हमने अब यूज़ करना है। तो ये फूड जो हमें सारा ये फूड मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है। ठीक है। अब जो आपके, चाहे आप बेसिकली सिंपल फूड की बात करें कि हम तो बहुत सिंपल खाना खाते हैं, सिर्फ दाल चावल खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वो आपके वर्ड्स में आप सिंपल बोल देते हैं उसको, लेकिन इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। मतलब कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो पता नहीं कितने ही मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के उसमें लगे रहते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ आपके अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स उसमें लगे रहते हैं। तो जो खाना आप खा रहे हैं वो आपका कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है। अब इस फूड सब्सटेंस को बॉडी यूज़ नहीं कर सकती, तो इस फूड को तोड़ा जाता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में। जिन फॉर्म्स को आप एब्जॉर्ब कर पाएँ उस फॉर्म में इसको ये तोड़ा जाता है। अब इसको तोड़ना है, तोड़ना दो तरीके से है। एक तो बड़े बड़े पार्टिकल्स को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दें, जैसे कि हमारे टीथ करते हैं, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। बड़ा आपने जो बड़ा बाइट लिया है फूड की, बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं, उनको फिजिकली छोटे फॉर्म्स में तोड़ना, दैट इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन या मैकेनिकल कन्वर्जन। उसके साथ साथ जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाते हैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, वो हमारे बायोकेमिकल मेथड से होते हैं। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो यहाँ से आपकी पूरी डेफिनेशन क्लियर होती है डाइजेशन की। ठीक है। तो फूड आ गया बॉडी में, इसको डाइजेस्ट कराना है। तो चलिए देखते हैं फूड के कंपोनेंट्स के साथ साथ हम इनकी डाइजेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कंपोनेंट पढ़ा जो मेजर कंपोनेंट में आपके पास है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स आपका स्टार्च है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म्स में।
स्टार्च जो है वो आपका पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। अब इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना है, अलग अलग करना है, तो स्टार्च को जो ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्च को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज की लंबी चेन है तो इसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसमें ग्लूकोज का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है जिसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। क्योंकि हमारे ये स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, ये ब्लड में यूजफुल फॉर्म में हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें इनको ब्रेक करना है। तो इनको ब्रेक करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। जैसे स्टार्च को ब्रेक करने के लिए एमाइलेज प्रेजेंट है जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। सुक्रोज जो आपका डाइसैकेराइड है, मतलब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, उसको ब्रेक करने के लिए आपका सुक्रेज एंजाइम लगता है जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। लैक्टोज को कन्वर्ट करता है लैक्टेज, किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। माल्टोज को कन्वर्ट करता है माल्टेज, किसमें, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में। तो हमने क्या देखा कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है सिंपलर फॉर्म में, और ये सभी सिंपल फॉर्म्स जो बन के आई हैं, दीज आर रेडी टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के, अगर हम ये पूछे कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो मेनली आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर के आपको ग्लूकोज तो मेन देगा ही देगा। हर फॉर्म में आपको ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट मिलता है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से। अब बात करते हैं हम लिपिड्स यानी कि फैट्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड। अब नाम से आपको पता चल रहा है ट्राइग्लिसराइड, तो इसमें ग्लिसरॉल के साथ लगे हुए आपके 3 फैटी एसिड्स, तो आपका ये बन जाता है लिपिड्स। अब ये लिपिड्स जो है इसको भी ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं दैट इज लाइपेज। नाउ ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड को लाइपेज ब्रेक कर रहा है इनटू ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स में, ठीक है। अब ये जो है ये यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे और आगे जाकर हम पढ़ेंगे भी कि जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स हैं ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होते, इनको एब्जॉर्ब हम करवाते हैं लिम्फ में। ये हमारी बॉडी के लिम्फ में एब्जॉर्ब होते हैं। ये अभी हम आगे जब एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, जब हमारा सब कुछ ये डाइजेस्ट होगा फिर हम एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, हम इसको वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द लिम्फ। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, अमाइनो एसिड्स की चेन। इन प्रोटीन्स की चेन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम हमारे यूज होते हैं दैट इज प्रोटीएज। ये प्रोटीएज इनको तोड़ देते हैं प्रोटीन की चेन को, ये अलग कर देते हैं, इस अमीनो एसिड को अलग कर दिया, इस अमीनो एसिड्स को अलग कर दिया, और फाइनली आपका जो एंड प्रोडक्ट आता है दैट इज अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड भी कहाँ होते हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। अब एक लाइन यहाँ पर याद रखेंगे कि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। जो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम 2 चीज़ों से मिलके बना है। एक है उसकी लंबी सी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे हैं उसके बहुत सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट हो गए, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अभी एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जिसका कि एक एंड माउथ है और दूसरा एंड एनस है। अब ये जो ट्यूब है ये इसकी जो विड्थ है ये हर जगह सेम नहीं है, कहीं पर ये बहुत पतली हो जाती है, कहीं पर ये बहुत मोटी होकर के स्टमक बना देती है, कहीं पर ये हाईली कॉइल्ड हो जाती है जो आपके इंटेस्टाइन बनाती है। अगर हम इन सबको निकाल लें, मतलब हम अगर किसी की सारी एलिमेंट्री कैनाल निकाल लें और हम उसको स्ट्रेच करें तो हम ये देखेंगे कि ये एक लंबी सी ट्यूब है जिसके 2 एंड है, एंटीरियर एंड पर माउथ एंड पोस्टीरियर एंड पर एनस, ठीक है। तो ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग
ऑर्गन्स बन रहे हैं हम उनकी स्टडी करेंगे। साथ में ही हम ये देखते हैं कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में प्रेजेंट है, फिर आपका आता है लिवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, फिर आपका आता है पैनक्रियाज। ये 3 ग्लैंड्स की भी हम डिटेल स्टडी करेंगे इस लेसन में आगे चलते हुए। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल से। ठीक है, ये रही आपकी एलिमेंट्री कैनाल। डायग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट, लेबलिंग भी और डायग्राम को ड्रॉ करना भी। तो बेटर यही है कि आप ड्रॉ करके इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। अब ये स्टार्टिंग जो एलिमेंट्री कैनाल की है वो आपकी माउथ से है। ठीक है, ये रहा आपका माउथ, और ये जो बीच की जो खाली जगह है लिप्स के बाद अंदर तक ये सारी जो ओपन स्पेस है जहाँ पर आपके टीथ हैं, टंग है, उस खाली स्पेस को कैविटी बोलते हैं। और ये जो खाली स्पेस है इसको बोल देंगे हम बकल कैविटी। तो ये आपकी बकल कैविटी है। ठीक है, अब ये बकल कैविटी आगे जाती है और एक जो ऑर्गन जो जगह है आगे की उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, अब ये फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स वो प्लेस है जहां पर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन पैसेज है, यहाँ से हवा भी आ रही है जो आपके नोज से आ रही है और फूड भी आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फेरिंग्स में कि भाई खाना तो जाए खाने वाले सिस्टम में ही और हवा जाए हवा वाले सिस्टम में ही। कहीं गलती से खाना हवा में चला गया, जैसे हम खाते वक्त कभी बोल देते हैं, तो खाना हमारा विंड पाइप में चला जाता है जो कि हमको चोकिंग फील कराता है, हमें बार बार खांसना पड़ता है उसको निकालने के लिए। अगर ये खाना ज़्यादा ही अंदर तक चला जाए तो इट कैन लीड टू वेरी हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमको ध्यान रखना होता है कि खाना इसमें ना जाए। अब वो हम तो ध्यान रखते नहीं हैं, हम तो नॉर्मली अपना काम करते हैं। तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस फेरिंग्स के ऊपर एक लिड लगी हुई है, ढक्कन जैसी चीज़ है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जैसे ही खाना माउथ से हम स्वेलो करते हैं ईसोफेगस में डालने के लिए, तो फेरिंग्स में ये एपिग्लॉटिस नाम का जो फ्लैप है ये हमारे ट्रैकिया के ऊपर क्लोज कर देता है हमारी विंड पाइप को। अभी भी अगर आप लेक्चर सुनते सुनते भी अपना स्वॉलो करने का कोशिश करें जैसे मैंने किया अभी, तो आपको फील होगा और आपको लगेगा कि आपकी विंड पाइप बंद हो रही है। ठीक है, तो बकल कैविटी, फेरिंग्स और फेरिंग्स के ऊपर एपिग्लॉटिस। अब बकल कैविटी में और भी चीज़ें हैं। बकल कैविटी में सबसे जो आपको देखने वाली चीज़ें मिलती हैं सबसे फ्रंट में वो तो टीथ है, टंग है और साथ में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये आपके ईयर के पास, चीकबोन के नीचे पैरोटिड ग्लैंड्स। उसके बाद जॉ के नीचे 2 पेयर हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों साइड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। इसके बाद आपकी आ जाती है लंबी सी ईसोफेगस। और अब तक तो आप बायो के स्टूडेंट हैं, पढ़ के आए हैं, तो आपको मालूम है ईसोफेगस में देर आर नो एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द फूड। इट इज़ जस्ट अ सिंपल लॉन्ग ट्यूब दैट पासेस द फूड फ्रॉम बोलस ऑफ फूड। ठीक है, जो ये चबा चबा के फूड मिक्स हो गया है सलाइवा के साथ, उसको अब बोलते हैं बोलस। ये बोलस पास होता है ईसोफेगस से अंदर और जाता है स्टमक की तरफ। अब ईसोफेगस अंदर से खाली नहीं है ऐसे पूरी कि भाई हाँ एक पाइप की तरह हॉलो है, जैसे ही खाना डाला ऐसे नीचे गिर गया। नो, इसका ल्यूमेन थोड़ा कंस्ट्रिक्टेड ही रहता है और फूड इसमें दबा दबा के नीचे निकाला जाता है। ऐसे अगर ये मान लीजिए आपकी ईसोफेगस है तो ये आपका बोलस आ गया फूड का। ठीक है, तो ये ऊपर से ऐसे करके इसको दबाएगी और नीचे से ऐसे दोनों साइड से, और ये फूड नीचे की तरफ पुश होगा। यहाँ से पुश होने के बाद ये फिर यहाँ से दबेगी और ये नीचे से पिच 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 करके दबा दबा के इसको फूड को नीचे की तरफ पुश किया जाता है ना। अब एक ये वेव लाइक चीज़ है जो इसको मूव कर रही है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हम ज़्यादातर इसमें बात ईसोफेगस में ही करते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की, बट ऐसा नहीं है कि फूड की मूवमेंट सिर्फ यहीं से पेरिस्टाल्सिस से होगी। आगे भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से ही फूड आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब
यहाँ पर फूड आ गया स्टमक में। स्टमक में क्या होगा अभी हम सब डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये है आपका सी शेप्ड डिओडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही आता हुआ ये है आपका लिवर। स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है दैट इज पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज आपके वही एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो फूड डाइजेशन में हेल्प करेंगे। दूसरा ये लिवर, ये सब देखो पाइप से बाहर हैं, ये जो पाइप जा रही है इनसे बाहर हैं, ये अपना अपना सिक्रीशंस इसमें डालते रहेंगे और फूड डाइजेस्ट होता रहेगा। दे आर नॉट इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, दे आर लाइंग आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। अब पैनक्रियाज के बाद अगर हम डिओडेनम से और आगे चलें तो हम पहुंच जाते हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया डिओडेनम। सेकेंड पार्ट जो है हमारा जेजुनम, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसके बाद जेजुनम के बाद आपका नीचे और आगे हम बढ़ते हैं तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट आ जाता है इलियम। डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम आपका थोड़ा सा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसके बाद फूड आ जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में अलग अलग पार्ट्स हैं, देखिए कौन कौन से पार्ट्स हैं। एक तो आपका ये सीकम है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा कोलोन, पूरा जो ये लंबा ट्यूब है इसको बोलते हैं कोलोन। अब सीकम जो है यहाँ पर आपके रहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। ये क्या है, ये कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर आ रही है। अभी इसका कोई रोल नहीं है, इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अब ये किसी उपयोग में नहीं आता। और ये कोलोन, ये जो आपका सीकम है, ये किस लिए है, यहाँ पर आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं जो कि फूड डाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं। चलिए, तो इसके बाद हम कोलोन की बात करते हैं। कोलोन आपका देखो यहाँ से आप पहले ऊपर की तरफ खाना जाएगा तो इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। फिर ये लेटा हुआ है ट्रांसवर्स कोलोन, वापस नीचे आ रहा है डिसेंडिंग कोलोन, और आगे आके ये एस टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। तो ये पिंक कलर से जो आपको दिख रहा है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ये सब आपका किसका पार्ट है, ये सब आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और डिओडेनम, जेजुनम, इलियम ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पार्ट को बोलते हैं रेक्टम, जिसमें कि अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है जब तक उसको डेफिकेट करके बॉडी से बाहर नहीं फेंका जाता। और बाहर निकालने का स्ट्रक्चर पता ही है सबको, इट्स एनस। ये एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इसको, सभी ऑर्गन्स के बारे में ये फ्लो चार्ट में यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके। जो हमने बोला है वो सब इसी में है कि माउथ के अंदर टीथ और टंग है, फिर फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज है फॉर एयर एंड फूड, ईसोफेगस जो एक लॉन्ग ट्यूब है, और नेक एंड इट पासेस थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायाफ्राम। नेक से, थोरैक्स से और डायाफ्राम से पास होती हुई नीचे आती है। फिर आपका आ जाता है स्टमक जो जे शेप बैग है, और आपका अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में ये लाई करता है, ठीक है। इसकी लोकेशन भी बता दी एग्जैक्टली कि ये अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में लाई करता है। स्टमक के भी आगे 4 पार्ट्स हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। अभी इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं इसको जब हम स्टमक के स्ट्रक्चर को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके 3 रीजन्स हैं, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, सी शेप्ड, कॉइल्ड एंड हाईली कॉइल्ड। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीनों रीजन्स हैं आपके, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस तो एंड है। सीकम आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को होस्ट करता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को होल्ड करके रखता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, नैरो फिंगर लाइक ट्यूब्यूलर प्रोजेक्शन है, और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। कोलोन में कौन कौन से पढ़े थे हमने, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, और लास्ट में आपका आता है रेक्टम एंड एनस। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में
फूड का पैसेज बताता है कि एलिमेंट्री कैनाल में फूड कहाँ कहाँ मूव करता हुआ आगे जाता है। अब एक एक करके हम एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है, कि एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब हम एलिमेंट्री कैनाल को कहीं से काट के उसके अंदर झांक के देख रहे हैं, ठीक है। ये हमने क्या करा, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल जा रही है, ठीक है, इसको हमने ऐसे ट्रांसफर सेक्शन इसका कट किया, और जो ये राउंड शेप फिर आपको यहाँ से नज़र आएगी, ये पूरा राउंड चीज़ हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि जैसे ये रेड कलर से तो इतनी मोटी दिख रही है, ये कितनी मोटी है और कितनी लेयर से बनी है, वो पढ़ेंगे हम हिस्टोलॉजी में। तो ये जो मोटी सी इसकी वॉल बन रही है, ठीक है, खाना तो इसके अंदर से ऐसे निकल जाएगा, यहाँ से ये खाना गया अंदर और यहाँ से पीछे ऐसे निकल जाएगा। तो ये अंदर का तो ल्यूमेन है, लेकिन ये ल्यूमेन के बाहर कितनी लेयर्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे। तो अभी बेसिकली अगर आप समझें तो हम एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पार्ट की स्टडी कर लें, उनमें ये चारों चीज़ें तो कॉमन होने ही वाली हैं, तो हमने एक साथ पढ़ ली, लेकिन कहीं कहीं पे इनका थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वो भी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं इसको, और साथ में आप नोट्स भी क्लिक कर सकते हैं। अभी हम आ भी जाएंगे नोट्स में, ठीक है। हम चलते हैं बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर की लेयर है आपकी, बाहर की लेयर, इस लेयर को बोलते हैं हम सिरोसा। ये सिरोसा क्या है, ये आपको मालूम है बॉडी के हर ऑर्गन को काम करने का किसका है ये रोल, कि सभी बॉडी के ऑर्गन को कवर करेगा, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये आपका थिन मीजोथीलियल टिश्यू से बना हुआ है, और इसके मीजोथीलियल टिश्यू के नीचे आपकी कनेक्टिव टिश्यू की भी लेयर है। तो सिरोसा किससे बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू। इस एपिथेलियल टिश्यू को क्या बोलते हैं, मीजोथीलियल। इसके नीचे कौन सी लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि आपको मालूम है टिश्यू लेसन में आपने पढ़ा है, आपको मालूम है कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रहती है। तो ये सबसे ऊपर की लेयर आपकी किसकी हो गई, एपिथेलियल टिश्यू, मीजोथीलियल। सेकेंड लेयर की बात अगर हम करें तो वो है मस्कुलरिस। अब ये मस्कुलरिस के अंदर खुद की दो लेयर है, मसल्स की जो लेयर है वो दो फॉर्म में है। आउटर आपकी लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, बाहर की ऐसे लंबी लंबी है, और अंदर की सर्कुलर है। तो अगर मेरे को इसको लंबा दिखाना है तो ये कैसी लंबी है, ये ऐसे पीछे तक ऐसे लंबी लंबी गई हुई है, ठीक है। हम सामने से देख रहे हैं ना इसको, तो मैंने ये सर्कल क्यों बनाए हैं। अभी कुछ बच्चों को लगेगा कि ये तो मैम ने सर्कुलर बना रखी है और इसको सर्कुलर नहीं बनाया। तो ये सर्कुलर बनाने का कारण क्या है कि ये यहाँ से तो हमको, अगर हम एक पाइप को देखें इस एंड से, तो पाइप तो शुरू में गोल दिखेगी और पीछे से लंबी है। तो ऐसे ही ये भी पीछे से लंबी है और हम इसको आगे से देख रहे हैं तो हमको ये कैसी लगेगी, गोल। तो ये है कैसी, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग है, ठीक है। और उसके अंदर अगर हम आए तो इनर हमारी क्या है, सर्कुलर है, वो ऐसे सर्कल की फॉर्म में इसके चारों तरफ लगी हुई है। तो मस्कुलरिस की दो लेयर्स हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेयर की बात करें, दैट इज सब म्यूकोसा। अब सब म्यूकोसा लेयर में क्या है, आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं, नर्व्स हैं, ब्लड है, लिम्फ वेसल है, सब कुछ इस लेयर में है। मसल्स के अंदर की लेयर, क्योंकि अब इन सबको काम करने के लिए देखिए सब कुछ चाहिए, खुद डाइजेस्टिव सिस्टम को भी फूड चाहिए, खुद डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सब कौन लेके आएगा, ब्लड लेके आता है। तो ब्लड कहाँ कौन सी लेयर में पाया जाएगा, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो लिम्फ वेसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो आपकी सब म्यूकोसल लेयर में आपको मिलेंगी। और लास्ट में जो आपकी लेयर है दैट इज म्यूकोसा, ठीक है। ये लास्ट की जो येलो कलर से दिखा रखी है यहाँ पर, दैट इज म्यूकोसा, जो सबसे अंदर की लेयर है, जो ल्यूमेन के ऊपर का कवर बना रही है, ठीक है। ये अंदर खाली जगह, यहीं से तो फूट जाएगा, तो ये ल्यूमेन है। और म्यूकोसा भी हमने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, वो कहता है मैं तो जी सब जगह मिलूंगा और सबको कवर करने की मेरी जिम्मेदारी है, चाहे किसी ऑर्गन को बाहर से कवर करना हो, चाहे किसी ऑर्गन को अंदर से कवर करना हो। तो बाहर का भी क्या कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रहा है, अंदर का भी कौन कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रहा है। अगर ये एपिथेलियल टिश्यू कवर कर रहा है तो बेसिकली इसके साथ भी कनेक्टिव टिश्यू होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके पास कनेक्टिव टिश्यू भी है। तो अब आपकी ये 4 लेयर्स आपको क्लियर हो गई। लेट मी क्लियर द पिक्चर।
तो आपकी कौन कौन सी फ्लोर लेयर्स हो गई? सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि अगर हम फ्रॉम इनर टू आउटर जाएं तो पहले म्यूकोसा, म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस और उसके बाद सेरोसा। इसका ऑर्डर याद रखना है आपने, आउटर टू इनर या इनर टू आउटर, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। चलिए, तो अभी हम आगे चलते हैं कि इसकी अलग अलग तरह से मॉडिफिकेशन कहाँ कहाँ पे क्या है। तो मॉडिफिकेशन में स्टमक के अंदर, ठीक है, दो तरह से इसकी मॉडिफिकेशन है। एक है आप इसकी स्टमक में। स्टमक में क्या है? स्टमक में ये जो लेयर है ये रूगे फॉर्म करती है। ठीक है, स्टमक में मस्कुलरिस, जो ये मस्कुलरिस के नीचे की जो, एक मिनट, ये जो ल्यूमेन है, इसके बाहर की जो ये म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा लेयर अपने फोल्ड्स बना देती है ऐसे ऐसे। आपको ये फोल्ड्स नज़र आते हैं जो कि क्या है? रूगे हैं। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये म्यूकोसल लेयर है ये बनाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको आप बोलते हैं विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? ये बनाती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको आप बोलते हैं विलाई, अंदर की लेयर मस्कुलरिस। एक और बड़ी चीज़ है स्टमक में। स्टमक में क्या है? आपकी एक और लेयर है मस्कुलरिस में, जैसे यहाँ पर हमने दो पढ़ी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। स्टमक में एक और लेयर है इसके बाद, यहाँ पर इनर के बाद और सब म्यूकोसा के बीच में, इसको बोलते हैं हम ओब्लीक मसल्स। तो स्टमक में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रूगे फॉर्म करती है म्यूकोसा, और मस्कुलरिस की एक और लेयर है ओब्लीक मसल्स। और इंटेस्टाइन में म्यूकोसा क्या फॉर्म करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया हिस्टोलॉजी ऑफ गट। अब हम हर ऑर्गन को डिटेल स्टडी करते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, नाउ सबसे पहले कहाँ जाएंगे? बकल कैविटी में। बकल कैविटी में क्या क्या है? बकल कैविटी में है टीथ, बकल कैविटी में है टंग, और बकल कैविटी में जो इम्पॉर्टेंट सिक्रीशन आ रहा है वो आ रहा है आपका सलाइवरी ग्लैंड से। अब ये भूलेंगे नहीं कि सलाइवरी ग्लैंड बकल कैविटी में है कि बाहर है। ये सलाइवरी ग्लैंड बकल कैविटी के बाहर है। टंग और टीथ तो बकल कैविटी के अंदर है, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड बकल कैविटी के बाहर है। अभी बकल कैविटी पढ़ेंगे तो इसमें काम क्या है बकल कैविटी का? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मीन्स फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। फिर बकल कैविटी किस में हेल्प करेगी? स्वॉलोइंग में, जिसे डीग्लटेशन भी बोलते हैं। खाना स्वॉलो करके चला जाएगा आपका कहाँ पर? ईसोफेगस में। और डाइजेशन का प्रोसेस भी बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। तो बकल कैविटी में 3 काम हो रहे हैं। खाने को चबाने का काम हो रहा है, खाने को स्वॉलो करने का काम हो रहा है, और खाने की डाइजेशन यहाँ शुरू हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है, बाकी की डाइजेशन आप आगे देखेंगे। तो पहले हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टीथ, जो हमारे टीथ हैं वो ऐसे खाली नहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, वो क्या है? जो हमारे टीथ हैं वो सॉकेट के अंदर है। टीथ आर इनसाइड द सॉकेट, पूरा सॉकेट बना हुआ है, टीथ उसके अंदर दबे हुए हैं। इस कंडीशन को, जिसमें कि टीथ सॉकेट के अंदर घुसे होते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं थीकोडोंट, कि टीथ हमारे सॉकेट में हैं, ऊपर नहीं लगे हुए हैं, दे आर एम्बेडेड, उनकी रूट्स गई हुई हैं हमारे गम्स के अंदर। तो इस कंडीशन को बोलते हैं थीकोडोंट। तो मेमेलियन टीथ कैसे हैं? थीकोडोंट। अब ये डायफोडोंट क्या है कि हमको लाइफ में इससे तो ये तो इजी से लर्न हो जाएगा आपको। डायफाइडोंट कि हमको लाइफ में 2 बार टीथ मिलते हैं। एक बार हमारे मिल्क टीथ और डेसिडुअस टीथ, जो कि हमारे इन्फेंट एज में आते हैं, और उसके बाद वो झड़ जाते हैं और फिर हमारे आते हैं परमानेंट टीथ। तो क्योंकि हमारी लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं, इसीलिए मेमेलियन टीथ को डायफोडोंट टीथ के कैटेगरी में रखा जाते हैं। अब सारे दांत अगर हम देखें तो हमारे एक जैसे नहीं है, अलग अलग तरीके के हैं। तो डिफरेंट वर्ड के लिए हम हेटेरो वर्ड यूज करते हैं। दिस इज हेटेरोडोंट कंडीशन। तो वी हैव थीकोडोंट, डायफोडोंट एंड हेटेरोडोंट। तो ये 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं अच्छे से। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के नाम तो आई कैन मतलब मान सकते हैं कि हाँ ये सबको लर्न होंगे। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स।
इंसिजर्स सबसे आगे के टीथ जो कटिंग टीथ हैं। कैनाइन्स साइड के वो जो 2 शार्प टीथ हैं, जो आपको शेर के मुंह में अगर देखें तो बहुत लंबे लंबे नज़र आते हैं, ठीक है, देखते तो नहीं है खैर शेर के मुंह में, लेकिन फ़ोटो देखी हुई है। तो जो लंबे बिल्कुल पॉइंटेड एंड्स वाले टीथ हैं वो कैनाइन्स हैं हमारे। और जो प्री मोलर्स और मोलर्स हैं वो नज़र नहीं आते हैं, वो लास्ट के टीथ हैं। आगे प्री मोलर्स और उनके पीछे मोलर्स, और ये आपके ग्राइंडिंग और चूइंग का काम करते हैं, खाने को अच्छी तरह से चबाने का। तो ये इंसिजर्स आगे के फ्लैट चिजल शेप्ड बिल्कुल फ्लैट हैं, ब्लेड की तरह काटने का काम करते हैं। कैनाइन्स पॉइंटेड टीथ हैं जो आपके टीयर करने का काम करते हैं। फूड को टीयर करना है, गन्ना पकड़ो कैसे खाओगे, गन्ने को कैसे छीलोगे, साइड के दांतों से पकड़कर। एप्पल खाओगे उसको कैसे काटोगे, सामने के दांतों से। तो काटने का काम इंसिजर्स आगे, छीलने का काम कैनाइन्स साइड के टीथ। प्री मोलर्स एंड मोलर्स दोनों का काम है फूड को अच्छे से च्यू करना और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। अब टीथ हमने ये देख लिया, ये 4 तरह के टीथ हैं। तो अब हमें इसका हमें मैमल टीथ का डेंटल फॉर्मूला भी बनाना है। तो डेंटल फॉर्मूला क्या है? अब ये हमको मालूम है कि हमारे अपर और लोअर जॉ में इक्वल नंबर ऑफ टीथ होते हैं। अब अगर हम किसी एक जॉ की बात करें और उस एक जॉ में भी हम लेफ्ट और राइट को अलग अलग कर दें, सेंटर से, सामने से अपने टीथ शीशे में खड़े होकर देखें और सामने एक लाइन ड्रॉ करें अपने फेस में और दोनों टीथ को अलग अलग कर दें, तो हम देखेंगे कि 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, उसके पीछे 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स, ये हमको एक तरह के जॉ के आधी साइड में दिखेंगे। 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, ठीक है, 1 कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर्स और फिर 1 मोलर्स। इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 2 1 2 3 इस साइड, ऐसे ही 2 1 2 3 इस साइड होगा। ऐसे ही ऊपर के जॉ की अगर हम बात करें तो ऐसे ही ऊपर के जॉ में भी होगा 2 1 2 3 इधर, 2 1 2 3 इधर। तो अगर हम इसका टोटल बनाएं तो हमें कितने दिखेंगे? 32 टीथ इन ऑल, ठीक है। तो ये आपका एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला है, इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अब अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के डेंटल फॉर्मूला चेंज है, 2102। प्रीमोलर्स नहीं होते, मोलर्स भी 2102 बाय 2102। अब प्रीमोलर्स, अब आपने यहाँ देखा ना कि यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब बच्चों में नहीं होते उसके बाद आते हैं, तो ये तो एक ही बार आ रहे हैं, तो इनको तो हम डायफिडोंट नहीं कह सकते, तो ये क्या है? मोनोफाइडोंट है। तो प्रीमोलर्स हम डायफाइडोंट होने के अलावा, मतलब होने के बावजूद भी मोनोफाइडोंट है, क्योंकि प्रीमोलर्स हमको लाइफ में एक ही बार मिल रहे हैं। अब ये जो टीथ हैं, ये सबको मालूम है एक हार्ड स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं जो एनामिल है, दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमारा टीथ का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम बात करेंगे टंग की। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं ताकि हमको ये पढ़ना आसान हो जाए। नाउ हम टंग की बात करते हैं। टंग क्या है? टंग इज मेड अप ऑफ मसल्स। ये मस्कुलर ऑर्गन है और कौन सी मसल से बना है? स्केलेटल मसल, ठीक है। मसल्स को आपने स्टडी करा हुआ है, 3 तरह की मसल्स होती हैं हमारी, ठीक है। और ये जो टंग की मसल्स हैं वो किससे बनी हुई हैं? दे आर मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये स्केलेटल मसल से बना हुआ है। अब ये मसल्स, जो टंग की मसल है, ये फ्री है आगे की तरफ से, लेकिन पीछे की तरफ से ये हमारे बकल कैविटी के फ्लोर के साथ अटैच्ड है बाय फ्रेन्यूलम। ये वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, आपके लाइफ में शायद फर्स्ट टाइम आ रहा होगा। फ्रेन्यूलम, जिसने कि टंग को बकल कैविटी के बेस के साथ जोड़कर रखा है। नाउ वन मोर थिंग इज अबाउट द पैपिला। ये क्या है? ये स्मॉल प्रोजेक्शंस है ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। अब इन पैपिला, बहुत सारे पैपिला हैं, ठीक है। ये आपकी टंग है, इसमें बहुत सारे ऐसे उठे उठे से स्ट्रक्चर हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? पैपिला। और ये पैपिला में कुछ पैपिलास जो हैं आपके, उनके अंदर टेस्ट बर्ड्स रहती हैं। अब ये टेस्ट बर्ड्स आपको मालूम है, स्वीट, साल्ट, सार, बिटर। स्वीट, साल्ट,
सार, बिटर, 4 टेस्ट को आपको ये टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। और जो ये टंग है ये किस बोन से जुड़ी हुई है, जो टंग के नीचे की बोन है जिससे जुड़ी है उसको बोलते हैं हायोइड बोन। तो यहाँ से हमारा टीथ एंड टंग दोनों टॉपिक क्लियर हो गए बकल कैविटी के। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी और ये है हमारे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है? ये हमारे बकल कैविटी के बाहर लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ पैरोटिड ग्लैंड और नीचे की तरफ ये ऊपर यहाँ पर फ्लोर के नीचे माउथ के सबलिंगुअल एंड सबमैक्सिलरी, सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, सबमैक्सिलरी के 2 नाम है, सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो कितना है हमारे 3 पेयर्स यानी कि 6 ग्लैंड्स। काम क्या करते हैं? 6 के 6 ग्लैंड्स मिलके बनाते हैं सलाइवा। और सलाइवा ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि सलाइवा का पीएच है 6.8। नाउ सलाइवा का पीएच 6.8, स्टमक का पीएच 1.8, इंटेस्टाइन का पीएच 7.8, 0.8 इसमें बड़ा कमाल का नंबर है, बार बार आपके सामने आएगा, ठीक है। तो सलाइवा का पीएच कितना है? 6.8। सलाइवा में क्या है? सलाइवा में हमको मालूम है म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस है। म्यूकस का क्या फंक्शन है? म्यूकस जो है वो सलाइवा और फूड को, मतलब म्यूकस क्या करता है? फूड के साथ मिलकर फूड को बना देता है बोलस। एक जो आपका बिल्कुल सॉफ्ट सा च्यूड पार्ट है फूड का, जो कि अब अंदर जाएगा, अब उसको फूड ना बोल करके हम क्या बोलेंगे? बोलस। अब म्यूकस का काम दूसरा क्या है? फूड की स्वॉलोइंग में मदद करना, डिग्लूटेशन में मदद करना, फूड को स्वॉलो करने में मदद करना। अगर म्यूकस नहीं बनेगा तो फूड आपका गीला नहीं होगा, बोलस नहीं अच्छे से बनेगा, फूड की स्वॉलोइंग काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ साथ म्यूकस में, सलाइवा में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं आपके, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट हैं आपके सलाइवा के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि इसमें क्या है? एंजाइम्स प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट है। और जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो कौन सा है? इसमें हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से मालूम है हमको, सलाइवरी एंजाइम्स, सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट है, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका भी हाइड्रोलिटिक एक्शन है, यानी कि तोड़ने का काम है। ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोस में, जो कि एक डाइसैकेराइड है। तो एमाइलेज वर्ड जहाँ भी आएगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में मदद करेगा। शायद आपने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा भी है कि अगर आप एक सूखी चपाती या सिर्फ बॉइल्ड राइस भी च्यू करें कुछ देर के लिए, तो वो धीरे धीरे आपको स्वीट टेस्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों स्वीट टेस्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं? क्योंकि स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोस में। इसीलिए कहा जाता है कि च्यू योर फूड वेल, जिससे कि उसका डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाए और आपका बोलस भी अच्छा बन जाए और आगे जाकर के फूड की डाइजेशन अच्छी हो जाए। सिर्फ फूड को निगल जाने से काम नहीं चलता, यू हैव टू च्यू योर फूड फेयरली वेल। अब स्लाइवरी एमाइलेज के साथ साथ एक और एंजाइम इसके पास है, लाइजोजाइम, जिसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। मतलब इफ सम बैक्टीरिया एंटर्स द फूड, एंटर्स विद द फूड, या वैसे भी अगर आपके मुंह में कोई बैक्टीरिया जाता है तो लाइजोसोम्स एंजाइम इसको मारने में मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट, माउथ के बाद कहाँ पहुंच जाएंगे हम? बकल कैविटी के बाद फैरिंग्स में, ठीक है। ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा आपका फैरिंग्स, ये रहा कॉमन पैसेज बना रहा है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब ये उल्वा क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जो आप मुंह खोलो तो आपको सामने से लटकता हुआ नजर आता है अपने माउथ के अंदर। ये भी फूड की मूवमेंट में हेल्प करता है। और फिर ये आ गया आपका एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जो बंद करेगा विंड पाइप को, जिससे कि खाना यहाँ से चला जाए। और अगर खाना नहीं जा रहा है तो इसने फूड पाइप के ऊपर रेस्ट करा हुआ है ताकि एयर यहाँ से एंटर यहाँ की तरफ निकल जाए। नाउ फैरिंग्स के बाद हम आ जाते हैं किस में? ईसोफेगस में। तो चलिए ईसोफेगस की तरफ चलते हैं। ईसोफेगस के पास कोई ग्लैंड्स नहीं है। ईसोफेगस खाने को कहाँ लेके जाता है? स्टमक के पास।
तो नेक्स्ट फिर अब हम स्टमक में ही जाएंगे। ईसोफेगस को पढ़ना तो सबसे आसान था ना। स्टमक, अब ये स्टमक आपका जो जे शेप्ड ऑर्गन है, एनसीईआरटी इसको जे शेप्ड ऑर्गन बोलती है, तो हम भी जे शेप ही बोलेंगे। नाउ दिस इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। अब इसमें इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले कार्डियक, फिर फंडस, फिर ये बड़ा वाला पार्ट बॉडी, और लास्ट वाला पार्ट पाइलोरस। कैसे याद करेंगे भैया? देखो, जब हार्ट ये शुरू हो रहा है स्टमक, तो आसपास ही कहीं हार्ट होगा, तो ये हार्ट के पास से शुरू हो रहा है, बड़ा गंदा हार्ट बन गया, ये हार्ट के पास से शुरू हो रहा है, तो हम कह देते हैं कि भैया कार्डियक है। इसके बाद फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, ये रूगे भी दिखा दिया जो म्यूकोसा के फोल्ड से बना हुआ है, ठीक है। अब ये 4 पार्ट्स इसके हैं। अब यहाँ पर स्फिंक्टर लगे हुए हैं इसके दोनों तरफ, ओपनिंग ईसोफेगस की तरफ भी, ओपनिंग डियोडिनम की तरफ भी आपके स्फिंक्टर लगे हुए हैं। अब ये स्फिंक्टर क्या होते हैं? ये ऐसे जैसे समझ लीजिए रबर बैंड जैसी चीज़ है, जो यहाँ पर जब इसके अंदर फूड आ जाता है ना, तो यहाँ का स्फिंक्टर भी क्लोज हो जाता है और यहाँ का भी स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, और यहाँ पर अंदर फूड की फिर ज़बरदस्त चर्निंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब ये वाला स्फिंक्टर जो पाइलोरस वाले एंड की तरफ है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, और जो आपका ईसोफेगस की तरफ के पास का स्फिंक्टर है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। नाउ अब स्टमक का काम क्या है? स्टमक खाने को 4 से 5 घंटे तक स्टोर करके रखता है, ठीक है। 4 से 5 घंटे तक खाने को स्टोर करते हैं। हम ज़्यादातर नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि पेट में खाना पच गया, बट पेट में खाना पचता नहीं है। जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टमक में ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि होता ही नहीं है, स्टमक में बेसिकली प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होती है, लेकिन स्टमक मेन ऑर्गन नहीं है फूड डाइजेशन का। यहाँ पर जो खाना है वो स्टोर किया जाता है फॉर अबाउट 4 to 5 आवर्स, जिसमें कि खाने को अच्छी तरीके से गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स किया जाता है बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ दिस मस्कुलर वॉल, ठीक है। ये चर्निंग मूवमेंट बिल्कुल खच खच करके दोनों तरफ से इसको खाने को यहाँ रखा, बंद किया और हिला हिला के अच्छे से इसको करा, और यहाँ पर खाना कहाँ से डाइजेस्ट हो रहा है? बाय दी गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस बाय दी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इनसाइड दी स्टमक। अब ये जो खाना था माउथ में हमने खाने का नाम क्या रखा? बोलस। अब यहाँ से जब खाना बाहर जाएगा स्टमक से तो इसको बोलेंगे काइन, काइन बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात करें। जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हमको मालूम है ग्लैंड्स कैसे बनते हैं? बाय द फोल्ड्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर के फोल्ड हो जाता है और हमारा क्या बना देता है? ग्लैंड। तो ऐसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बने हुए हैं जो कि स्टमक के म्यूकोसा को अंदर फोल्ड करके बने हुए हैं। अब इन ग्लैंड्स में देखिए 3 तरह के आपको सेल नज़र आ रहे हैं। ये है आपके म्यूकस नेक सेल, फिर पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, और फिर चीफ पेप्टिक सेल। 3 तरह के सेल कौन से हैं? म्यूकस नेक सेल और पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल, और फिर आपके पेप्टिक सेल या चीफ सेल। अब सबसे पहले तो म्यूकस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तो नाम से पता चल रहा है। म्यूकस नेक सेल आपका क्या सिक्रीट करेगा? म्यूकस नेक सेल आपका म्यूकस सिक्रीट करेगा। म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम है स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना और स्टमक की लाइनिंग को लुब्रिकेट करके रखना। अब स्टमक की लाइनिंग को किससे प्रोटेक्ट करना? फूड से नहीं, स्टमक की लाइनिंग को उसके खुद के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करना, उसके खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करना। ऐसा ना हो कि जो हम यहाँ पर खाना आ रहा है उस खाने को डाइजेस्ट करने के चक्कर में जो निकालें यहाँ से एंजाइम्स, वो इसकी वॉल्स को ही खा जाएं। तो इसकी वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? म्यूकस का। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेल्स की तरफ, जो है पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। ये ऑक्जेंटिक सेल क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? HCl प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी देखिए HCl प्रोड्यूस हो रहा है, तो HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो स्टमक का जो नेचर है यहाँ पर एसिडिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। 1.8 के आसपास इसका pH हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस HCl।
अब HCl का काम क्या हो गया, एक तो देखो एसिडिक मीडियम बना रहा है ये। एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए, क्योंकि जो पेप्सोजिन प्रोड्यूस होगा अभी हम आगे पेप्सोजिन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, उस पेप्सिनोजिन एंजाइम को ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिनोजिन एंजाइम को किस में कन्वर्ट करने में मदद करेगा HCl, पेप्सिन में। तो पेप्सिन क्यों ज़रूरी है, पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। तो वापस आते हैं कि पेराइटल सेल क्या प्रोड्यूस करता है, HCl, जो ये ऑक्स वाला सेल है, ऑक्स, ठीक है, गुस्से वाला ऑक्स। ऑक्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक बड़ा खतरनाक एसिड HCl। HCl आपको एसिडिक मीडियम देता है जिससे कि गैस्ट्रिक जूसेस काम कर सकें, अगर कोई जर्म साथ में आ गया तो उसको भी मार देगा। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, यहीं पर हमारे विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन हो जाती है स्टमक में। अब ये थोड़ा सा लर्न करके रखेंगे इसको कि स्टमक में ही B12 की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। B12 मतलब साइनोकोबालमिन। तो इसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर। और पेराइटल सेल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट आयंस। तो 3 चीज़ें जो पेराइटल सेल ने प्रोड्यूस करी, दैट इज HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड बाइकार्बोनेट आयंस। अब हम आते हैं चीफ सेल, मेन सेल, पेप्टिक सेल, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाने में मदद करेंगे। अब क्या करते हैं ये पेप्टिक सेल, इनकी क्या क्या सिक्रीशंस हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन की डाइजेशन के लिए एक एंजाइम पेप्सिनोजिन। अब ये पेप्सिनोजिन जो प्रोड्यूस हुआ है ये किसी काम का नहीं है, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। जब खाना आता है तब ये अपना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन फॉर्म में, और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है HCl। HCl पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये पेप्सिन हो गया एक्टिव। अब ये कहता है भैया मेरा काम हो गया शुरू, मैं ही करूँगा सब काम, ठीक है। ये हो गया इसका गुस्से वाला नेचर शुरू। ये कहता है कि मैं ही करूँगा अब सारा काम शुरू। पहले मैं क्या था, पहले मैं एक शांत छोटा बच्चा पड़ा हुआ था, ऐसे कुछ नहीं कर रहा था, शांति से पड़ा हुआ था। अब मेरे को हो गया है एक्टिव, अब मैं करूँगा काम शुरू और मैं करूँगा प्रोटीन को कन्वर्ट प्रोटीओज में, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि स्टमक का pH 1.8 है। तो ये HCl की वजह से ये प्रोटीन जो पेप्सिनोजिन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और इसी एसिडिक मीडियम में पेप्सिन क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि जब हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमें फाइनली तो प्रोटीन का बनाना है अमीनो एसिड, लेकिन जो डाइजेशन है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एक साथ ऐसे नहीं कि प्रोटीन आया और डाइजेस्ट हो गया, बिल्कुल अमीनो एसिड्स बन गए। प्रोटीन धीरे धीरे छोटी छोटी फॉर्म्स में टूटता जाएगा, आगे आगे जाता जाएगा, वो छोटी फॉर्म और छोटी छोटी फॉर्म्स में टूटती जाएंगी। तो स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन शुरू होती है पर कंप्लीट नहीं होती। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीओजेज में और पेप्टोन्स में, ठीक है। ये तो काम हो गया हमारा पेप्सिनोजिन का। दूसरी चीज़ ये प्रोड्यूस करता है, ये रेनिन प्रोड्यूस करता है, डबल एन वाला रेनिन, ठीक है, RENNIN, रेनिन, जो कि आपका मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और ये सिर्फ इन्फेंट्स में होता है। अगर हम कहें कि बड़े दूध पी लें तो बड़ों में रेनिन नहीं है इसको मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो मिल्क प्रोटीन जो है बच्चों में डाइजेस्ट होता है रेनिन की मदद से, और ये मिल्क प्रोटीन जो है केसिन है, इसको डाइजेस्ट करके ये पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है, लेकिन एक बहुत थोड़ा सा अमाउंट गैस्ट्रिक लाइपेज का भी आता है। ये बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और मदद करता है लिपिड्स को डाइजेस्ट करने की, और लिपिड्स को ये कन्वर्ट कर देता है डाइग्लिसराइड में। तो ठीक है भाई, यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया स्टमक का। अब स्टमक के आगे हमें जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब चलो जी स्मॉल इंटेस्टाइन में चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने पर हम पहले पहुँचते हैं, सबसे पहले हम पहुँचते हैं इस हिस्से में जो है डिओडिनम, सी शेप्ड डिओडिनम। अब इस डिओडिनम में बहुत सारी चीज़ें एंटर हो रही हैं। क्या क्या एंटर हो रहा है, लिवर से लिवर का सिक्रीशन, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, ये सब बाइल में आ रहा है, ये सब डिओडिनम में आ रहा है। अब ये जो डिओडिनम में आ रहा है तो ये इसका हमें
ये डक्ट सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे डक्ट्स कनेक्ट हैं जो ड्यूडेनम तक आ रही हैं। तो पहले तो हम देखते हैं ये लिवर है, लिवर हमारे 2 लोब्स का लिवर है, ठीक है। इस लिवर के अंदर अब काम कौन कर रहा है? जैसे हम बात करते हैं किडनी में काम कौन करता है, किडनी में नेफ्रॉन्स काम करते हैं। हम बोल रहे हैं लंग्स में जो वर्किंग ऑर्गन है वो कौन है? एल्वियोली। ऐसे ही लिवर का जो अंदर सब यूनिट है, जो सबसे छोटा यूनिट है काम करने का, वो कौन है? दैट आर दी हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है। ये छोटे छोटे लोब्यूल्स बने हुए हेपेटिक लोब्यूल्स, ये कवर हो रखे होते हैं एक प्रोटीन की कवरिंग से जिसको बोलते हैं ग्लिसिन कैप्सूल, यहाँ से कवर है, ठीक है। अब इन हेपेटिक लोब्यूल के अंदर भी छोटे छोटे सेल्स हैं जो काम करेंगे, जिन सेल को बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि जितनी बार भी अगर हम लिवर की बात करेंगे तो हेपेटिक वर्ड आएगा साथ में, तो दैट इज एसोसिएटेड विद लिवर। तो हमने क्या समझा यहाँ पर? हमने ये समझा कि लिवर के अंदर हैं लिवर के सेल्स हेपेटोसाइट्स जो कि अरेंज हो रखे हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको बोलते हैं हम हेपेटिक लोब्यूल। और ये हेपेटिक लोब्यूल कवर हो रखा है प्रोटीन की कवरिंग से जिसको बोलते हैं ग्लिसिन कैप्सूल। ये प्रोड्यूस करेंगे हमारा बाइल, ठीक है। अब यहाँ से ये बाइल निकल के आएगी और आ जाएगी किस में? हेपेटिक डक्ट में। अब ये जो बाइल प्रोड्यूस कर रहा है लिवर का एक काम है, वो कहता है मैं बाइल प्रोड्यूस करूँगा बस, लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगा कि कब चाहिए कब नहीं चाहिए, मैं तो बस बनाता चला जाऊँगा। तो इस समस्या का समाधान किया गॉल ब्लैडर ने, बोला कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं बाइल को स्टोर करके रखूँगा, जब ज़रूरत होएगी मैं बाइल प्रोड्यूस कर दूंगा और भेज दूंगा, प्रोड्यूस नहीं बाइल रिलीज कर दूंगा, ठीक है। अब लिवर से आ रही है आपकी ये डक्ट जिसको बोलते हैं हम हेपेटिक डक्ट, और बाइल से जो डक्ट आ रही है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो यहाँ पर आपकी 2 डक्ट्स बन गई, हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट। अब ये दोनों बाइल की और लिवर की डक्ट मिलाकर बनाती है कॉमन डक्ट। ये कॉमन डक्ट आपकी आ रही है यहाँ से। अब साथ में पैनक्रियाज भी साथ में ही है। पैनक्रियाज के अंदर से जो डक्ट आ रही है पैनक्रियाटिक जूस को लेके, दैट इज नोन एज दी पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ड्यूडेनम के अंदर तो एक ही एंटर कर रही है, ऐसा नहीं है कि इसकी अलग घुस रही है और इसकी अलग आ रही है, नो, ये दोनों ज्वाइन हो जाती हैं। यानी कि लिवर से आने वाली बाइल और बाइल से आने वाली कॉमन डक्ट और पैनक्रियाज से आने वाली डक्ट, ये दोनों ज्वाइन हो जाती हैं और इस न्यू डक्ट को अब हम बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो क्योंकि लिवर की तरफ से आ रही है, पैनक्रियाटिक क्योंकि पैनक्रियाज से आ रही है, तो ये बनाती है आपको हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अच्छा, ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, इसका एक और नेम भी है, डक्ट ऑफ वीरसंग, ठीक है। क्या नाम है इसका? डक्ट ऑफ वीरसंग, WIRSUNG, डक्ट ऑफ वीरसंग। तो पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ वीरसंग जो आ रही है वो मिल जाती है कॉमन डक्ट के साथ और आपका बना देती है यहाँ पर हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब यहाँ पर भी इसकी एंट्री ओपन नहीं है कि हर टाइम यहाँ से आता रहेगा, यहाँ पर भी एक रेगुलेटर लगा हुआ है इसको ओपन और क्लोज करने के लिए, दैट इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। ऑडी कार वाला नहीं, ऑडी, ODDI, ऑड वाला ऑडी। और फिर हमारा ये आ जाता है, यहाँ पर एक मोटा सा एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आपकी हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, वो यहाँ पर स्फिंक्टर से पहले आपको एक स्वोलन एरिया नजर आएगा जिसको बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। बहुत सारे नाम हो गए एंड यू हैव टू लर्न इट। इसको 1-2 बार बैक करके और दोबारा से सुनिए तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, साथ साथ ही इसको याद करना है, ठीक है। चलिए, अब हमने इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा दिया कि जो बाइल है वो द बाइल इज सिक्रेटेड बाय हेपेटिक सेल्स which passes through hepatic duct, stored and concentrated in a thin muscular sac called gallbladder, फिर duct of gallbladder जिसे cystic duct और hepatic duct from liver मिलके बनाती है common bile duct, फिर common bile duct pancreatic duct के साथ मिलके बनाती है hepatopancreatic duct जो कि duodenum में एंटर करती है और यहाँ पर ये गार्ड हो रखी होती है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी से, ठीक है। यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इसको गार्ड करता है, इसको रेगुलेट करता है,
डिओडिनम में जाने से पहले। इस तरीके के डायग्राम से भी आप इसको देख सकते हैं। लिवर से आने वाली हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट सीबीडी। फिर पैनक्रियास से आने वाली पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको आप डक्ट ऑफ वीरसंग भी बोलते हैं, फिर ये दोनों मिलकर आपकी बनाती हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। आगे है आपका हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, और फिर इसकी रेगुलेट करने के लिए, इसकी सिक्रीशंस को रोकने के लिए स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। यहां तक खत्म होता है हमारा डक्ट सिस्टम ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। चलें थोड़ा लिवर को अंदर से देखने की कोशिश करते हैं कि लिवर क्या चीज़ है भाई। लिवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है जो 1.2 से 1.5 किलोग्राम का होता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में ये सिचुएटेड है डायाफ्राम के नीचे, और इसके दो लोब्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, दो लोब्स में है, और इसके जो फंक्शनल यूनिट हैं उसको बोलते हैं हम हिपैटिक लोब्यूल, ठीक है। तो ये हिपैटिक लोब्यूल देखिए, इसके अंदर बहुत सारे हिपैटोसाइट्स लगे हुए हैं, ये दोनों, ठीक है। और ये कवर किससे हो रखे हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल से। अब इसके अंदर जो ब्लड लेकर के ब्लड वेसल आ रही है, ठीक है, इनको ब्लड चाहिए ना, इनको ब्लड की सप्लाई चाहिए, तो इनके अंदर, अब हम इसको डायग्राम से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ तक कहाँ से आ रही है, कैसे जा रही है, बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो जो डक्ट इसमें ब्लड लेकर के आ रही है दैट इज नोन एज हिपैटिक आर्टरी, और जो इसका वेस्ट ब्लड बाहर लेकर जा रही है दैट इज द पोर्टल वेन, और जो इसका बाइल निकाल के ला रही है दैट इज बाइल डक्ट। तो इसके देखो हर एंड पे ऐसे आपको 3 तरह की ब्लड वेसल्स का या 3 तरह की ट्यूब्स का आपको यहाँ पर सिस्टम नजर आएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिपैटिक लोब्यूल। एक और चीज हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर, लिवर के फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या काम करता है लिवर। नाउ लिवर जो हमारी बॉडी में है, इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इसने बाइल बनाया, बाइल बनाने से इसने फैट्स की डाइजेशन में मदद करी, ठीक है। अब ये एक एक करके हम इनके सभी सिस्टम्स को समझते हैं कि लिवर का काम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है, ग्लूकोज को डील करता है। ये कैसे डील करता है कि अगर बॉडी में ग्लूकोज में, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया तो आपको मालूम है कि क्या प्रोड्यूस होगा, बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये जो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन आपको पता है ना कौन देता है? पैनक्रियास। पैनक्रियास से निकलता है इंसुलिन। यहाँ पर अभी लिवर का काम शुरू नहीं हुआ। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो पैनक्रियास से इंसुलिन आता है। इंसुलिन को नहीं पसंद कि ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाए, तो इंसुलिन का काम है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल अगर कम होता है तो वो ग्लूकोज को कम करेगा कैसे? क्या करेगा ग्लूकोज का? वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है हिपैटोसाइट्स। जैसे इंसुलिन आता है वो हिपैटोसाइट्स को ऑर्डर करता है कि भाई जितने ग्लूकोज हैं एक्स्ट्रा उनको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या कर रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है, ठीक है, ग्लाइकोजन बना रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अगर कभी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है ब्लड में तो भी पैनक्रियास काम करते हैं। पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन। अब ये ग्लूकागॉन क्या करता है? जो भी ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ये काम भी कौन कर रहा है? लिवर के अंदर के हिपैटोसाइट्स। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें काम कर रही हैं। एक तो ब्लड शुगर लेवल को देखना है, जैसे ही ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा, पैनक्रियास से इंसुलिन ने मैसेज दिया कि भाई लिवर एक काम करो, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दो ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो गया। अब अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल जरूरत से ज़्यादा कम हो जाता है तो भी पैनक्रियास ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं और लिवर को कहते हैं भैया बहुत कम हो गया है, इतना कम से बॉडी चलेगी नहीं,
और ग्लूकोज चाहिए तो क्या होता है, जो ग्लाइकोजिन प्रोड्यूस हो रखा है उसको तोड़ करके ग्लूकोज बनाया जाता है। तो इसमें ग्लाइकोजिन का लिसिस हो रहा है, टूट रहा है, ग्लाइकोजिनोलिसिस हो रहा है, जिससे कि ग्लूकोज बन रहा है। और कभी कभी ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर भी ग्लूकोज बना लेता है लिवर, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो लिवर का काम कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा है। अब लिवर का काम यूरिया को मेंटेन करना भी है। यूरिया साइकिल भी लिवर की वजह से होती है। जो भी प्रोटीन की ब्रेकडाउन से यूरिया बन रहा है ये उसको कंट्रोल करता है। प्रोटीन की ब्रेकडाउन से यूरिया को कंट्रोल कर रहा है तो प्रोटीन की ब्रेकडाउन में भी मदद कर रहा है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी मदद कर रहा है। फैट्स लिपिड्स को तोड़ने में भी ये मदद कर रहा है, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी मदद कर रहा है। कुछ लिपिड सॉल्युबल विटामिन को भी स्टोर कर रहा है। अब लिपिड सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन 2 होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल होता है BC, बच्चे याद करेंगे BC बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जैसे हम ADBC बोलते हैं ना, तो BC वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और फैट सॉल्युबल कौन से हैं? ADE के आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जिनको कि लिपिड जो ये लिवर है वो स्टोर करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से लिवर अल्कोहल और ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। मतलब अगर बॉडी में अल्कोहल या ड्रग्स या मेडिसिन इनका कंटेंट ज़्यादा हो गया है, या इन बॉडी से अभी जो भी हमने अगर दवाइयों की फॉर्म में भी ड्रग्स लिया है तो भी वो बॉडी से निकालना तो है, अब वो बॉडी में तो नहीं रहेगा। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम, जो क्लियर करने का काम है, वो कौन करता है? लिवर। अगर अल्कोहल भी बॉडी में है तो उसको निकालने का काम भी कौन करता है? लिवर। इसीलिए जो लोग ज़्यादा ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका लिवर खराब हो जाता है, क्योंकि आप लिवर से ज़रूरत से ज़्यादा काम करवा रहे हो तो वो गिव अप कर देता है और लिवर खराब हो जाता है। ठीक है, अब फॉर्म्स एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म बनाने के भी काम आता है, जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में काम आता है। तो ये सब थे हमारे लिवर के मेन काम। अब हम पढ़ेंगे कि लिवर का जो सिक्रीशन है बाइल, वो क्या करता है, वो किस काम आता है। तो लिवर का सिक्रीशन जो है एक्सोक्राइन सिक्रीशन है। ठीक है, अब इसमें कोई एंजाइम्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, कि बाइल जो है उसमें कोई एंजाइम नहीं है, वो डाइजेशन का कोई काम नहीं करता। तो बाइल के पास क्या है? बाइल के पास 4 चीज़ें हैं: बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। अब बाइल पिगमेंट क्या है? बाइल पिगमेंट हमारे जो RBC या हीमोग्लोबिन, अच्छा जो स्प्लीन है हमारी बॉडी में, जो स्प्लीन है जिसे तिल्ली बोलते हैं, उसमें हमारे जो RBCs हैं वो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम, यानी कि उनको जो उनकी लाइफ साइकिल जब ख़त्म हो गई तो वहाँ पर वो जा कर के अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं। वहाँ पर जब ये RBC टूट रहे हैं तो उनमें से जो हीमोग्लोबिन निकल रहा है उसकी जो बाय प्रोडक्ट है उससे बनता है हमारा बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, तो ये बाइल पिगमेंट कौन कौन से हैं हमारे? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो ये जो बनते हैं वो लिवर अपने पास ले लेता है। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, वो ही हमारे बाइल का एक हिस्सा बन जाते हैं और हमारी बॉडी से इनको बाहर निकाला जाता है। क्योंकि बाइल को क्या करना है? बाइल ने अपना सारा सिक्रीशन डाल दिया इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन से धीरे धीरे होता हुआ एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। फिर आपके हैं बाइल सॉल्ट्स, जो कि फैट्स को एमल्सिफाई करने का काम करते हैं, यानी कि फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, देखो कैसे, एक तो ये एमल्सिफाई करता है फैट को, ये जैसे फैट का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर बाइल के सारे पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स के सारे पिगमेंट्स ऐसे जुड़ जाते हैं और ये एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको बोलते हैं मिसल। ये इस काम भी आता है और फैट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है बाइल सॉल्ट्स। छोटे छोटे सिर्फ हिस्सों में तोड़ता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, इसका कोई केमिकल ब्रेकडाउन नहीं कर पाता ये। फिर इसके पास कोलेस्ट्रॉल भी होता है
और एक फॉस्फोलिपिड होता है जिसका नाम है लेसिथिन। अब ये लेसिथिन क्या करता है, ब्लड में अगर लेसिथिन है तो वो लिवर में गॉल स्टोन की प्रेजेंटेशन को रोकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम पैनक्रियाज से आगे के बारे में बात करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। इफ़ यू लाइक दिस, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू कमेंट भी कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। एंड गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग।